सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा हमने तय किया था कि अब वीक में फर्स्ट 3 डेज, अभी फिलहाल एट प्रेजेंट फर्स्ट 3 डेज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। दैट इज मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, एंड रिमेनिंग 3 डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड संडे टेस्ट का डे होगा। तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो काफी एक्सपेरिमेंट आपने किया है हमने, और इसलिए खिचड़ी बना हुआ है। और मुझे मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कितने पैथेटिक सिचुएशन हैं। आपको क्या करना है, जैसे कंप्यूटर में डिफरेंट ड्राइव होता है ना, ABC, उसी तरह से आपके दिमाग में जो ड्राइव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है, उस ड्राइव पे जाके फॉर्मेट का बटन दबा दो सबसे पहले। और जितने भी कूड़े कचड़े हैं दिमाग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पहले उसको 1 सेकंड के लिए निकाल दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए वेरी सिस्टमैटिक साइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना सिस्टमैटिक है कि आप रियलाइज करेंगे आज से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रियली एंजॉयिंग, और इसमें कहीं से भी कुछ क्रैम करने वाली चीज है ही नहीं। और खास करके IIT के लिए तो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करके कुछ किया ही नहीं जा सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी मजेदार और बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाए उसमें। अगर आपकी लगन उसमें आ जाए, और उसकी मैं कोशिश करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीके से अब आप करने जा रहे हैं, और मैं अपने तजुर्बे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना स्मूथ बना दिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कॉन्सेप्ट को कहां पे प्लेस करना है ताकि वो प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के फ्लो में आ सके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको मालूम है कि उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपीरियंस को मैंने एसेंशियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्म में प्रेजेंट किया है, और जो कि मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है, वो 2000 पेज की बुक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स का डिवीजन, फ्लो, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं लोग बड़ा मेसअप करके चीजों को रखे हैं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल में फिनॉल को घुसाए हुए हैं। आप एसेंशियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाके देखोगे तो उसमें फिनॉल अलग से और काफी बड़ा चैप्टर है। फिनॉल में इतना कुछ है, और वो बिल्कुल आखिरी चैप्टर है, क्योंकि फिनॉल में बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होती है जो कि पहले मालूम ही नहीं होता। हम कैसे पढ़ सकते हैं अल्कोहल में फिनॉल? फिनॉल में एरोमेटिक एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, वो कहां से हम पढ़ेंगे? तो फिनॉल लास्ट टॉपिक होता है। वैसे ही अल्काइल हैलाइड में क्लोरोबेंजीन, एराइल हैलाइड भी घुसाए हुए हैं। अब एराइल हैलाइड के लिए 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, SN-AR रिएक्शन और बेंजाइम मैकेनिज्म। एराइल हैलाइड एक अलग चैप्टर है। एराइल हैलाइड की केमिस्ट्री अलग है, एरोमेटिक की केमिस्ट्री अलग है। तो बिल्कुल एक डिफरेंट फ्लेवर में, एक डिफरेंट तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने जा रहे हैं, और आज से उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। बच्चे, ऐसा है कि नॉमेनक्लेचर हम नहीं करने जा रहे हैं अभी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नॉमेनक्लेचर आपने कर रखी है एक बार, और नॉमेनक्लेचर में अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर हम यूज करते रहेंगे, क्योंकि हम आदत ही डाल लेंगे कि सभी कंपाउंड को IUPAC नाम से ही जानेंगे। तो
नोमेनक्लेचर अपने आप साथ में चलते रहेगा, और एंड में जब रिवीजन कर रहे होंगे तो एक आध दिन नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा करा दूंगा। अदरवाइज नोमेनक्लेचर इज ए वेरी ह्यूज चैप्टर फॉर 11th क्लास। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली आइसोमेरिज्म से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट 2 चैप्टर होगा हमारा, आइसोमेरिज्म एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे। ये दोनों चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑक्सीजन है, जिसको इन दोनों पर्टिकुलर चैप्टर में आइसोमेरिज्म और जीओसी में कमांड आ गया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाएगा। और इसमें अगर कहीं कोई कमी रह गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो स्ट्रगल करेगा। तो लेट अस स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का श्री गणेश हम करते हैं। आज डेट कितना हो गया बच्चे? 21 है ना। एक बार जो टॉपिक का फ्लो होगा, जो चैप्टर का फ्लो होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट करता हूं कि किस फ्लो में, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि हम कब क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो फॉर्मेलिटी के लिए मैं नोमेनक्लेचर लिखता हूं, स्टार्ट तो वहीं से होता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं अभी आपको। सबसे पहले इसमें आता है IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके बाद जैसा हम बात कर रहे थे, आइसोमेरिज्म, दैट इज ए ह्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन कम्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि हम अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे। फिर तीसरा चैप्टर होगा हमारा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइन्स, डाइन्स एंड बेंजीन, ये 5 टॉपिक्स हम हाइड्रोकार्बन्स में भी करेंगे। इसको करने के बाद आएगा अल्काइल हैलाइड्स। याद रखना, अल्काइल हैलाइड्स, इसमें हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एलिफैटिक कंपाउंड की बात करेंगे। देन आएगा एलिफैटिक एल्कोहल्स, अल्कोहल नहीं, एलिफैटिक एल्कोहल्स, ethers and epoxides। देन आएगा इसके बाद एलिफैटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसको एल्डिहाइड कीटोन पे कमांड आ गया, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये किंग है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यही चाहता है जेईई में। काफी बड़ा चैप्टर है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स में हम एसिड हैलाइड्स, एस्टर्स, एमाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स की बात करेंगे। फिर इसके बाद आएगा
एलिफैटिक अमीन्स। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक साइड में एक चैप्टर होगा नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स। फिर इसके बाद आएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहीं पे ऐड कर लो एरोमेटिक एसिड्स, बेंजोइक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव भी। तब जाके आएगा एराइल हैलाइड्स एंड फिनॉल्स। तो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है। इसके बाद इसमें कुछ अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। बायोमॉलिक्यूल का सबसे बड़ा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर इसके बाद एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। फिर इसके बाद विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आरएनए डीएनए की बात होगी। न्यूक्लिक एसिड्स। फिर इसके बाद इसमें सब बायोमॉलिक्यूल के अंदर ही हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसमें पॉलीमर्स आ जाएगा एंड देन एंड में एक टॉपिक आता है इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये केवल जेईई मेंस में है, ये एडवांस में नहीं है। तो इतनी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है और इसी फ्लो में हम पढ़ेंगे। तो कोशिश हमारी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की, न कि क्रैम करने की। हो ही नहीं सकता, याद करने की चीज ही नहीं, इतना इंफॉर्मेशन है इसमें, उसको एक सीक्वेंस में कनेक्ट करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए अभी शुरुआत में जब तक लॉकडाउन है मैं आपको कुछ प्रैक्टिस शीट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दूंगा, डीपीपी दूंगा। बट उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन से थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, अगर ऑनलाइन वगैरह से आप मंगा सकते हो तो मंगा लेना। एसेंशियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसेंशियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the most exhaustive book available for JEE preparation so far। और इसी के क्वेश्चंस को हम अपना रूटीन प्रैक्टिस में रखेंगे। इसमें इतने क्वेश्चंस हैं बाय अरिहंत पब्लिकेशन। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लो का डायरेक्शन होगा। तो आज फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बताता हूं मैं आपको। आइसोमेरिज्म
मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। तो बिगनिंग में कुछ बातें, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया गया है तो कुछ आपको पता भी होगा, लेकिन ध्यान से सुनना। बिल्कुल जीरो से मैं बताऊंगा, स्क्रैच से। सबसे पहले आइसोमेरिज्म शब्द क्या है? तो आइसोमेरिज्म उस फेनोमेना को कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? तो अगर हम लिखते हैं C2H6O, तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें बॉन्डिंग डिफाइंड नहीं है। कौन किससे बॉन्डेड है ये मालूम नहीं है। बॉन्डिंग इज अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं लिखता हूं इस तरह से, तो फॉर्मूला इसका वही है C2H6O, लेकिन बॉन्डिंग यहां पे मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैंने दिखा दिया कौन किससे बॉन्डेड है। और अगर साथ में मैं लिखूं ये, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है C2H6O, और अगर दोनों को देखें तो दोनों के बॉन्डिंग में फर्क है। फर्स्ट में इथेनॉल में एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है जो कि डाइमिथाइल ईथर में नहीं है। इथेनॉल में एक OH बॉन्ड है जो डाइमिथाइल ईथर में नहीं है। तो ये डिफरेंस है उनके कनेक्टिविटी में, उसके बॉन्डिंग में। And then we say that they are different structural formula. तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम उस फॉर्मूले को कहते हैं जिसमें कि बॉन्डिंग डिफाइंड हो, जिसमें पता हो कौन किससे बॉन्डेड है। सो दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला with similar molecular formula। तो वैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिनका कॉम्पोजिशन सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसे हम आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। बात समझ गए? सो आइसोमेरिज्म इज ए फिनोमेना, आइसोमेरिज्म इज ए फिनोमेना in which different structural formula exist for the same molecular formula। And the different structural formula are called isomers। क्या कहते हैं उसे? They are called isomers। आइसोमेरिज्म फेनोमेना है और आइसोमर उसका प्रोडक्ट है। आइसोमेरिज्म कि अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। आइसोमेरिज्म को हम सबसे पहले ब्रॉडली 2
टू मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू फंक्शनल पोजिशनल चेन, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म में. जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम डिवाइड करते हैं दो मेजर कैटेगरी में. वन इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल एंड अदर इज कॉल्ड conformational. Configurational and conformational, and this configurational is further divided into two categories. One is called geometrical, other is called optical. तो इसे हम आइसोमेरिज्म ट्री कहते हैं. यही आपको पढ़ना है. इसमें जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है वो सिंपल है. आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, बट दैट इज सिंपल पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से सीधा क्वेश्चन कम ही बनता है, आए हैं इस साल भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आए थे. बट मेनली जो आइसोमेरिज्म में आपको स्टडी करना है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म से कम इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन हर साल आता है. और इस आइसोमेरिज्म की क्लास करने के बाद आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पानी की तरह उड़ा देंगे उसे. और कुछ भी मैं आपको याद करने के लिए नहीं कहूंगा. यह है ब्यूटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. तो हमारा एम्फेसिस यहां पे होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझना, ग्रैस्प करना. रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां है, स्ट्रक्चरल इजी है, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, बट फिर भी मैं एक बार जरा उसको रिब्रश करूंगा अपने तरीके से. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से हम शुरू करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा हम स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म को टुगेदर देखते हैं. जरा देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, different bonding pattern. Structural isomers have different constitution, बॉन्डिंग पैटर्न. जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, C3H6
C3H6O2। अब इसके लिए क्या क्या लिखा जा सकता है, देखो C3H6O2 could be CH3CH2COOH प्रोपानोइक एसिड, और इट कुड बी CH3COOCH3। एक एसिड है आपको पता है और एक एस्टर है। अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये एसिड है या एस्टर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉन्डिंग में डिफरेंस है, दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी। इन दोनों के IUPAC नेम अलग हैं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न वाले, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड हैं। जबकि यहीं पे अगर हम स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन, बॉन्डिंग सिमिलर होगा बट डिफरेंट arrangements of atoms or groups in space. Different arrangement of atoms or groups in space. जरा इसका एक एग्जांपल सिंपल सा अभी मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करो एक कंपाउंड हम लिखते हैं C2H2Cl2। अगर मैं इसके लिए एक स्ट्रक्चर लिखूं ऐसा, एक दूसरा स्ट्रक्चर लिखते हैं ऐसा, और एक तीसरा स्ट्रक्चर लिखते हैं अगर इनको हम नंबर कर लें 1, 2 and 3, तो इनमें क्या रिलेशन है, जरा सा वो देखना। फर्स्ट कंपाउंड को देखो, फर्स्ट कंपाउंड है 1,1-डाइक्लोरोईथीन, जबकि सेकंड कंपाउंड है 1,2-डाइक्लोरोईथीन, और थर्ड कंपाउंड भी है 1,2-डाइक्लोरोईथीन। फर्स्ट और सेकंड में बॉन्डिंग में चेंज आ गया। फर्स्ट में दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे है, सेकंड में दोनों क्लोरीन डिफरेंट कार्बन पे है। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ क्या रिलेशन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फर्स्ट का थर्ड के साथ क्या रिलेशन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी। डिफरेंट कनेक्टिविटी होते ही नाम अलग हो जाएगा। देखो ना, फर्स्ट का नाम क्या लिखोगे, फर्स्ट का नाम लिखोगे 1,1-डाइक्लोरोईथीन, जबकि सेकेंड और थर्ड दोनों का नाम लिखेंगे हम 1,2-डाइक्लोरोईथीन। यानी कि सेकेंड और थर्ड दोनों का नाम सेम है क्योंकि दोनों की कनेक्टिविटी सेम है। दोनों में एक कार्बन पे एक HCl एक HCl है, जबकि फर्स्ट वाले में दोनों Cl एक ही जगह पे है। तो क्या कहेंगे कि 1, 2 and 1, 3 are
पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन 2 एंड 3 में अब देखते हैं जरा क्या रिलेशन है। 2 एंड 3 में ध्यान से देखो, बॉन्डिंग पैटर्न सेम है, लेकिन अगर हम स्पेस की बात करें तो आपको मालूम है कि ये दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं और इसलिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। और अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो 2 में दोनों क्लोरीन एक ही साइड में है, दोनों क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस कम है, जबकि 3rd में क्लोरीन अपोजिट साइड में है, उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3D में स्पेस में सेकंड और थर्ड डिफरेंट है। सेकंड में स्पेशियल डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोरीन कम है, थर्ड में स्पेशियल डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोरीन ज्यादा है, एंड दैट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमर्स differ in the spatial arrangement of atoms or groups. Stereoisomers have different arrangement of atoms and groups in space. समझा कुछ? क्या कहेंगे हम? 2 and 3 are stereoisomers as they have same constitution मतलब बनावट, bonding, connectivity, same constitution but different arrangements of atoms and groups in space. तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है बच्चे स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म में। तो आज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है अभी अभी मैंने बताया, तब इसके इंडिविजुअल टाइप्स में जरा हम जाएंगे। सबसे पहले फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Structural isomers having different functional groups. Structural isomers having different functional groups. Functional group different होना चाहिए, are known as functional isomers, and the isomerism is called functional isomerism. So isomers with डिफरेंट, जैसे हम आइसोमर बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कंपोजिशन सेम है, विथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। अब बच्चे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज करो हमें एक फॉर्मूला दिया गया है C4H10O। C4H10O। अब इसके लिए मैं कुछ स्ट्रक्चर लिखता हूं। 1 ब्यूटानॉल,
अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, 2-ब्यूटानॉल, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये दोनों आइसोमर तो हैं बट दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अब अगर हम ये लिखते हैं, इसका भी वही फॉर्मूला है, C4H10O, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, इट इज इथॉक्सी इथेन, ईथर है। और अगर हम ये लिखते हैं, इसका भी वही फॉर्मूला है, इट इज 1-मिथॉक्सी प्रोपेन, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर इसकी कुछ नंबरिंग कर दें हम 1, 2, 3 एंड 4, वन का थर्ड के साथ या फोर्थ के साथ अगर पेयरिंग करें तो फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, एंड दे विल बी कॉल्ड पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। 1 + 3, 1 + 4, 2 + 3, 2 + 4, they are all pairs of functional isomers, है या नहीं? They are pair of functional isomers. अब मन में आ रहा होगा आपसे कि इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ आइसोमर्स ही पूछा जा सकता है। अभी अभी इसी साल एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में। क्वेश्चन था कि उस क्वेश्चन को अभी थोड़ा मैं मॉडिफाई करूंगा अपने हिसाब से, ये मानते हुए कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करूंगा। क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ईथर आइसोमर्स exist for C5H12O। C5H12O के लिए कुल कितने ईथर आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। अब ईथर में बीच में एक ऑक्सीजन होता है, दोनों साइड R होता है, दोनों आइडेंटिकल हुआ R तो सिमेट्रिकल है और डिफरेंट हुआ तो अनसिमेट्रिकल। हमारे पास 5 कार्बन है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? 1, 4 एंड 2, 3, यही दो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यानी कि ऑक्सीजन के एक साइड में एक कार्बन तो दूसरे साइड में 4 कार्बन लग सकते हैं। 1, 2, 3, 4। जब 4 कार्बन लगाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? 1 कार्बन का तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन 4 कार्बन के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? देखो मैंने लीनियर चेन लगा दिया, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4 लीनियर चेन OCH3, या फिर 1, 2, 3 OCH3 और एक कार्बन को मैंने उठा के यहां रख दिया। क्या किया मैंने? इसके चेन लेंथ से एक कार्बन को निकाल के बैकबोन पे रख दिया, और अगर ऐसा किया तो एक और पॉसिबिलिटी इसमें बनता 1, 2, 3 O। ये तीनों इसके वो ईथर आइसोमर्स हैं
जिसमें एक साइड में एक कार्बन है और दूसरे साइड में 4 कार्बन है। 4 कार्बन में ये पॉसिबिलिटी दूसरे साइड बना, एक और पॉसिबिलिटी बन रहा है, इधर देखो, CH3 C, एक ही जगह 2 मिथाइल रख दिया। काउंट करो, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के एक साइड में 1 कार्बन, दूसरे साइड में 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए लीनियर चेन हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है 2 कार्बन ऑन वन साइड, 3 कार्बन ऑन अदर साइड। 2 कार्बन ऑन वन साइड, 3 कार्बन, 1 2 3 O1 2। 3 कार्बन में 2 ऑप्शन है, एन प्रोपाइल हो सकता है, आइसो प्रोपाइल हो सकता है। तो कुल कितने आइसोमर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। हालांकि क्वेश्चन में था नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो वो 7 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ईथर आइसोमर्स 7 हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला कार्बन कायरल है। आपसे बोल सकते हैं क्योंकि आप एक बार किए हुए हो ये सब। 11th के बच्चा को मैं यहां बताता ही नहीं कायरल क्या है, लेकिन आपको पता है थोड़ा बहुत। तो कायरल होने की वजह से उसमें एनएंसियोमेरिज्म हो जाएगा और 2 को 2 काउंट करेंगे, लेवो एंड डेक्स्ट्रो, और कहीं कायरलिटी नहीं है। तो एक तो नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करने के लिए पूछा जा सकता है। दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एग्जाम में मेनली स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आता है। एक क्लोज फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है और आगे कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है जिससे कि हमें उसका स्ट्रक्चर बताना होता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है इसलिए मैं वो एग्जांपल अभी ले सकता हूं, ये फ्रीडम है मेरे पास। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है कि सपोज करो, कहा जाता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O. It evolved gas on heating with sodium metal and it gives an yellow precipitate with NaOI solution. Structure of organic compound क्या है? यहां देखो आइसोमेरिज्म का नॉलेज थोड़ा सा यूज होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। C5H12O एक जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O पे बेस्ड है और ये CnH2n+2O दुनिया में 2 ही तरह के कंपाउंड का फॉर्मूला हो सकता है, एलिफैटिक अल्कोहल और ईथर। So it is general formula of alcohol and ether. अल्कोहल एंड ईथर का ये जनरल फॉर्मूला होता है।
तो ये तो पता हो गया कि ये कंपाउंड या तो अल्कोहल होगा या ईथर होगा। आगे, इट गिव्स गैस एफ्रिवेशंस विथ सोडियम मेटल। आपको एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसका ये H स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक इसलिए कि ये NaOH के साथ तो सॉल्ट नहीं बनाता, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, लेकिन ये अल्कली मेटल के साथ अगर इसे हम हीट करते हैं सोडियम पोटेशियम के साथ, तो ये सॉल्ट बना लेता और एफ्रिवेशंस देता है हाइड्रोजन का। ईथर में ये ग्रुप नहीं होता, अगर इसे अल्कली मेटल के साथ, तो कोई एफ्रिवेशंस गैस नहीं निकलता। तो दूसरा क्लू ये मिला कि एफ्रिवेशंस मिल रहा है तो ये अल्कोहल है। तो ये तो पता हो गया कि ये अल्कोहल है। दिस इज नाउ नोन अल्कोहल। गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ NaOI। जिसको पता है वो इसको समझना, जिसको नहीं पता जब टाइम आएगा तो मैं समझाऊंगा। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लिया बीच में, ये मानते हुए कि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सुना होगा कुछ आपने आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट वैसे मिथाइल कीटोन देता, लेकिन एक खास अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। अगर अल्कोहल सेकेंडरी हो इस तरह का 2 डिग्री मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अगर अल्कोहल हो, तो ये आयोडीन और NaOH के साथ, इसी के लिए रिएजेंट लिखा जाता है समटाइम NaOI, बात एक ही है। ये RCOONA अब प्लस CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट देता है, जिसे हम आइडोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो अब देखो ये और क्या पता चल गया कि इस कंपाउंड में ये ग्रुप है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो बिल्कुल मसला साफ है कि ये कुछ और नहीं ऐसा है। और इधर 3 कार्बन बच गए हैं, C3H7। C3H7 में 2 ऑप्शन है, इसलिए इसके 2 आंसर होंगे। C3H7 कैन बी CH3, CH2, CH2, CHOH, CH3, या फिर ये आइसोप्रोपाइल बन के रह सकता है। ये देखो, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर के लिए क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है। ये है आइसोमेरिज्म की रिक्वायरमेंट, और आइसोमेरिज्म आपको इस तरह से देखना है। हालांकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये सेकंड लेयर मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सब चीज तभी होता है जब ये सब टेस्ट वेस्ट पता हो। लेकिन मुझे पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कुछ आपके दिमाग में पिछले साल पूरा एक मिस्टर लड्डू ने बताया, अब दूसरा लगा हुआ है कुछ बताने के चक्कर में, जो खुद ही। तो इस तरह से हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल देखें, और इससे हमने क्या सीखा कि CnH2n+2O
जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल एज वेल एज ईथर का। अब आगे आगे एक एग्जांपल और लो, C4H8O। It could be CH3, CH2, CH2, COH, butanol aldehyde, or it could be CH3, CH2, CO, CH3, 2 butanol. They are different functional groups. और एक आधा इसका बनाओ, काउंट करो, ये सब CH2 है, 2 2 4 2 6 2 8, C4H8O साइक्लिक ईथर। ये कुछ और नहीं है, सुना होगा कभी आपने, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है ये। क्या रिलेशन है इन तीनों में? They are all functional isomers. They are all having different functional groups but same molecular formula. So they are functional isomers. है या नहीं? Functional isomers. अब आपके मन में आ रहा होगा कि C4H8O CnH2nO पे बेस्ड है। अगर आप देखो इसे तो ये CnH2nO पे बेस्ड है। एल्डिहाइड कीटोन तो स्ट्राइक कर जाएगा, ये हमें कहां से स्ट्राइक करेगा कि ये साइक्लिक ईथर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। इसके लिए एक 1 मिनट का सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं भी आपको बताता हूं। देखो इसमें धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टूल्स हम डेवलप करेंगे। अल्टीमेट हमारा गोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडेंटिफिकेशन, छिपे हुए स्ट्रक्चर को मालूम करना फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये हमारे लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक सिंपल सा टूल आपने सुना भी होगा, मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं। एक एग्जांपल से समझो फिर इसको हम डिफाइन करें। सपोज करो एक हमारे पास कंपाउंड है C5H8, 5 कार्बन है। अगर 5 कार्बन को लेके करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड एल्केन का फॉर्मूला लिखना होता तो क्या लिखते? C5H12, 5 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12 लिखते ना। ऐसा करने के लिए कितने H2 इसमें ऐड करने पड़ेंगे? इसमें 2 H2 ऐड करने पड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, और इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 2। और अगर कहीं पे हम लिखते हैं C8 से H6
अब देखो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन लिखना होगा तो C8H18, 8 into 2 16 plus 2 18, 18 minus 6 12, so 6H2 इसमें ऐड होगा। और इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 है, यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हुआ क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज द नंबर ऑफ H2, is the number of H2 molecules required to be added to one molecule of hydrocarbon या one molecule of compound, कोई जरूरी नहीं हाइड्रोकार्बन, one molecule of compound in order to make it completely saturated। Degree of unsaturation is number of H2 molecules. Number of H2 molecules required to be added to one molecule of unsaturated compound in order to make it completely saturated। समझ गए? In order to make it completely saturated। इसको completely saturated बनाने के लिए जितने हमें H2 मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, that is called degree of unsaturation। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एकोमोडेट कैसे हो सकता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैन बी एकोमोडेटेड इन टू वे, either in the form of pi bond or in the form of ring। सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है C4H8 has 1 degree of अनसैचुरेशन। समझ रहे हैं सब लोग? C4H10 होता तो सैचुरेट हो जाता। अब इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दो तरीके से एकोमोडेट हो सकता है। या तो हम इसका एक एल्कीन लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ब्यूटीन लिख दें, डबल बॉन्ड बीच में भी ला सकते हैं। या फिर हम रिंग बना के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कंज्यूम कर सकते हैं। ये देखो ये भी हो गया C4H8। 1 pi bond और 1 ring consume 1 degree of unsaturation। 1 pi bond और 1 ring consumes 1 degree of unsaturation। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और उसको एडजस्ट करना मैंने आपको सिखाया। अब जरा उस एग्जांपल में जाओ, वो क्या था? C4H8O, देखो जाके था ना C4H8O। It has 1 degree of unsaturation, has 1 degree of
अनसैचुरेशन। अब ये 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है। तो जिसको ये मालूम होगा वो सारे पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर लेगा कि ये क्या क्या हो सकता है, और फिर क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन से उसको फाइंड आउट कर लेगा। पाई बॉन्ड हो सकता है, तो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी तो हो सकता है। पाई बॉन्ड कैन बी बिटवीन 2 कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 OH। काउंट करो, 1 2 3 2 5 1 6 2 8। अनसैचुरेटेड अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 OCH3, वही है अनसैचुरेटेड ईथर। या फिर हम पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, तो CH2 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हो गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन हो गया। या फिर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम एक रिंग में ले सकते हैं, और रिंग में ले लिया तो वो बन गया था ईथर, लाइक दिस। It could be like this also. काउंट करो, 1 हाइड्रोजन यहां पे है, 2 यहां पे हैं, तो 2 2 4 2 6 1 7 3, क्या हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 3 10। C 2 2 4, अच्छा कार्बन 4 ही थे ना हमारे पास, तो 5 क्यों ले लिया हमने, रुको। OH, नाउ इट्स फाइन। 2 2 4 2 6 1 7 1 8, हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे तमाम पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर हमें मालूम हो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे एकोमोडेट हो सकता है। फिलहाल के लिए अभी क्या सीखा आपने कि CnH2n CnH2nO is the general formula of aldehyde, ketones and many more। अभी 2 याद रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है। आगे मैंने आपको दिखाया अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर, सब कुछ हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो अब एक और सिचुएशन लो। C5H10O2, C5H10O2, C5H10O2। अब देखते हैं जरा ये क्या क्या हो सकता है। CH3 CH2 CH2 C5 CH2 COOH 10 हो गया ना, 1 2 3 2 5 2 7 3 10। It is what? पेंटानोइक एसिड। अब क्या करते हैं, यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं इधर से कार्बन वाला ग्रुप ला के। CH3 CH2 CH2 CO CH3, सॉरी OCH3। ये एस्टर है, ये मिथाइल ब्यूटानोएट है ना। क्या रिलेशन है इन दोनों में? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स,
have different functional groups. They are functional isomers. और इसको किस जनरल फॉर्मूला पे रख सकते हो आप? CnH2nOT, जनरल फॉर्मूला of carboxylic acids and esters. Carboxylic acids and esters. तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का ये जनरल फॉर्मूला कल को एग्जाम में कुछ आ गया इस तरह का फॉर्मूला, और आगे को एक टेस्ट दे दिया जिससे कि ये पता चल जाए कि ये एसिड है या एस्टर, मुझे नहीं मालूम आपने पढ़ा है कि नहीं एसिडिटी वगैरह। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफ्रिवेसेंस ऑफ CO2 देता है, एस्टर नहीं देता। तो मान लो दिया कि दिस कंपाउंड डज नॉट गिव एफ्रिवेसेंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब एस्टर है। इट डज गिव्स एफ्रिवेसेंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब एसिड है। लेकिन जनरल फार्मूला से आइडिया मिल जाएगा कि इन्हीं दोनों में से कुछ है। आपके लिए यहां पे छोटा सा होमवर्क में छोड़ रहा हूं, ट्राई करना। हाउ मेनी डिफरेंट एस्टर्स exist for C5H10O2, इसी में excluding स्टीरियोमर्स। अभी मैंने स्टीरियोमरिज्म नहीं पढ़ाया है और आपको आता भी नहीं है, तो इसलिए स्टीरियो आइसोमरिज्म को भी छोड़ दो, केवल स्ट्रक्चर बताना कितने डिफरेंट एस्टर आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं इससे, इसके लिए। समझा? तो एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इस तरह से फंक्शनल आइसोमरिज्म को हम देखते हैं। तो आज मैंने शुरुआत कर दी है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब कल से ये पेस पकड़ लेगा, इस पेस के साथ आप रहें, और मुझे पूरा यकीन है कि आज से ही आपको फील आने लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना कैसे चाहिए और कर कैसे रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी सिस्टमैटिक, वेरी चैलेंजिंग। अगर चैलेंज लें तो इसमें एक से एक चैलेंज मैं आपको दिखाऊंगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन जेईई में आता है वो वाकई एडवांस में, जो खास करके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है मजेदार होता है, हिलते नहीं हिलता है लोगों से। पर जिस स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे थे उस स्टैंडर्ड में हिलाने की तो बात छोड़ो, टच भी नहीं कर सकते थे आप। लेकिन इसके बाद अभी जो एडवांस अगस्त में होना है तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी अपना हो गया रहेगा। हम टेस्ट कर लेंगे ना कि मैंने सही बोला कि नहीं, देखते ही इस तरह से उड़ा देंगे। थिंकिंग डेवलप करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, न कि फास्ट में रिवीजन करना है, ऐसे नहीं करना है। समझ गए? तो इतना। अब जैसा मैंने आपको बताया था, जरा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस क्लास के बाद आज आपकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास फिजिक्स की होगी, एपीएस सर की,
अजय प्रताप सिंह सर की, जो कि राइज एकेडमी में है, जो पहले जोशी क्लासेज में थे और आज से 3-4 महीना पहले उनका भी वही हाल हुआ था जो आज मेरा हुआ है। क्योंकि हमारे जैसे लोगों को बर्दाश्त करना मुश्किल है यहां पे इन सेठ लोगों को, जो कि कोचिंग के नाम पे दुकान चला रहे हैं। एपीएस सर के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस उनका इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप देखो, यू विल स्टार्ट लविंग हिम। इवन आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज वे ऑफ टॉकिंग, एंड नॉट ओनली दैट, नांदेड़ आने से पहले वो एलएन मुंबई में थे और 11th क्लास में उस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया था जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी 2019 में। 2019 की ऑल इंडिया रैंक कार्तिकेय गुप्ता को 11th क्लास में सिंगल हैंडेडली एपीएस सर ने पढ़ाया। और उसी बैच में सोहम कुलकर्णी, प्रथमेश दबड़े, ये सब थे जो कि नांदेड़ आ गए थे 12th में अपने पास, जिनका रैंक हुआ। और यहां पे भी अगर आप उनको जानते हो, सोहम कुलकर्णी को जानते हो, प्रथमेश दबड़े को जानते हो, तो उनसे जाके पूछ सकते हो, अभी लॉकडाउन में यहीं पे होगा कि वो हमारे में तो था, लेकिन फिजिक्स में वो यहां पे हेल्प वहीं से ले रहा था। केमिस्ट्री मैथ अपने यहां पढ़ता था, फिजिक्स पढ़ने के लिए चुपचाप छिप के वहां चला जाता था। एंड इट वॉज नॉट एन इजी टास्क टू कन्विंस हिम, और कोई नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे पर्सनल रिलेशन उनके साथ ऐसे हैं, मैंने उनको जाके कन्विंस किया और कहा कि सर ये मेरे लिए नहीं, मेरे स्टूडेंट के लिए आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे स्टूडेंट का फिजिक्स बर्बाद हो जाएगा। एंड हैव फेथ इन मी, जस्ट वेट फॉर 2-3 डेज। मैथ्स में मैं आपको एक बिल्कुल सरप्राइजिंग न्यूज दूंगा, दैट विल बी अ वंडर टू यू। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे सर को आज, और उसके बाद कल से आपका फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे सर, बताएंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना? तो इजाजत है आज के लिए, थैंक यू।